हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं कॉन्टैक्ट एक्ट का पार्ट सेकंड। इसमें हम अध्याय सेकंड देखते हैं। सेकंड अध्याय कहता है संविदाओं संविदाओं शून्यकरणीय संविदाओं के बारे में बता रहा है। शून्यकरणीय संविदा के बारे में बताएगा और शून्य करारों के बारे में बताएगा। तो इसमें हम देखते हैं सेक्शन 10। तो पहला सेक्शन इसमें 10 है, वो कहता है कौन से करार संविदा हैं। तो ये कह रहा है कौन से जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। तो ये कह रहा है सब करार संविदा हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए और तथा द्वारा अभिव्यक्त शून्य घोषित नहीं किए गए हों। तो वे क्या हैं? तो वे वो एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसमें आगे कह रहा है इसमें इसमें अंतरिक्ष कोई भी बात भारत में प्रबद्ध तथा द्वारा अभिव्यक्त निरस्त न की गई किसी ऐसी विधि पर जिसमें द्वारा किसी संविदा का लिखित रूप में या साक्ष्यों की उपस्थिति में किया जाना अपेक्षित हो या किसी ऐसी विधि पर जो दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित हो प्रभाव नहीं डालेगी। तो ये कह रहा है। तो इसमें ये कहता है पहला पॉइंट हम देखते हैं। तो पहले ये कह रहा है कौन से करार संविदा हैं। तो ये कह रहा है सभी बेकरार संविदा हैं जो सक्षम पक्षकारों द्वारा किए गए हों, स्वतंत्र सहमति से किए गए हों, किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किए गए हों और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गए हों, जिन्हें शून्य घोषित न किया जा सके, वो क्या हो जाएंगे? वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पहली बात ये कह दी है। अब इसमें आगे कह रहा है इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात भारत में प्रवर्तित, अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो कोई भी बात लिखी है पर भारत में प्रवर्तित कोई अभिव्यक्त निश्चित न की गई हो किसी विधि में या किसी कोई विधि है उसमें कुछ लिखा हुआ है या कोई रजिस्ट्रेशन एक्ट है तो उस पर ये प्रभाव नहीं डालेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कह रहा है ये वाला पैराग्राफ। अब आगे देखते हैं हम। तो आगे वाला सेक्शन कहता है सेक्शन 11 संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। तो ये कह रहा है कौन कैपेबल है कांटेक्ट करने के लिए। तो ये कह रहा है हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्ययन है प्राप्त वह हो और जो स्वच्छित हो और किसी विधि द्वारा जिसके वह अध्ययन है संविदा करने में निश्चित ना हो, वो क्या है? वो संविदा करने के लिए। अब ऊपर बताया था कौन से करार संविदाएं। तो ये बता दिया कि कौन से एग्रीमेंट 10 में बताया था कौन से एग्रीमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऊपर बता दिया। अब 11 में बता रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो कौन सक्षम हो, कौन व्यक्ति कर सकता है। तो वो कह रहा है प्रत्येक ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो प्राप्त वय हो, मतलब जो वयस्क हो और जो स्वशिक्षित हो, मतलब जो स्वशिक्षित हो, जिसे जिसे विधि के वह अधीन हो, जिस विधि के वह अधीन है उसमें अयोग्य घोषित न किया गया हो, वो क्या है? वो व्यक्ति क्या कर सकता है? कॉन्टैक्ट कर सकता है। कौन सा व्यक्ति कर सकता है? जो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति संविदा कर सकता है जो संविदा करने के लिए सक्षम हो, प्राप्त वय हो, मतलब वयस्क हो और स्वशिक्षित हो और जो किसी विधि द्वारा अयोग्य घोषित न किया जा सके, वो क्या कर सकता है? वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो 11 में बता रहा था कौन संविदा कर सकता है, तो ये बता दिया। अब आगे आ जाते हैं। सेक्शन 12 कहता है संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वशिक्षित क्या है। तो ये कह रहा है अब ये इसमें बताया था कि व्यक्ति स्वशिक्षित होना चाहिए वही संविदा कर सकता है। तो अब 11 में ये बता रहा है कि स्वशिक्षित व्यक्ति क्या है, कौन है स्वस्थ। तो ये आगे कह रहा है कोई व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वशिक्षित कहा जाता है यदि वह उस समय जब वह संविदा करता है उस संविदा को समझने और अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में युक्त संगत निर्णय लेने में समर्थ है। जो व्यक्ति प्राय विकृचित रहता है किंतु कभी कभी स्वशिक्षित हो जाता है, वह जब स्वशिक्षित हो तब संविदा कर सकेगा। जो व्यक्ति प्राय स्वशिक्षित रहता है किंतु कभी कभी विकृचित हो जाता है, वह तब संविदा नहीं कर सकता। तो ये पहले ऊपर कह रहा है कि स्वशिक्षित व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि कौन व्यक्ति संविदा करने के लिए स्वशिक्षित है। सेक्शन 12 तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति संविदा करने के लिए स्वशिक्षित तब कहा जाता है जब वो संविदा कर रहा है तब वो संविदा को समझने के लिए कैपेबल हो, तो हम क्या मानेंगे? वो स्वशिक्षित है। और अपने हितों पर उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे उनके उचित निर्णय लेने के लिए समर्थ हो, तो वो व्यक्ति क्या है? स्वशिक्षित माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अब ये दो बातें दे रखी हैं, एक ये, तो ये कह रहा है
क्या होता है कभी कभी कि यदि कोई व्यक्ति प्राय विकसित रहता है, कोई व्यक्ति मतलब वो विकसित रहता है किंतु वह कभी कभी स्वच्छित हो जाता है, तो भी क्या कर सकता है, जब वो स्वच्छित होगा ना तब वो संविदा कर सकता है, तब क्या माना जाएगा, वह स्वस्थ है। अब ऐसे ही आगे कह रहा है, आगे ये कह रहा है जब वह स्वच्छित होता तब संविदा करता, तो क्या है वो, तो वो क्या है, तो वो स्वस्थित माना जाएगा। पर कोई व्यक्ति क्या हमेशा स्वस्थ है, पर जब वो संविदा करता है ना तब वो विकृत हो जाता है, तो फिर हम उसे क्या मानेंगे, तो उसे मानेंगे कि वह संविदा नहीं कर सकता। अब सेक्शन 13 कह रहा है सम्मति की परिभाषा के बारे में, कह रहा है कि सहमति क्या है। तो कह रहा है जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होते तो फिर हम उसे क्या मानेंगे कि सहमति कर दी है। दो व्यक्ति हैं एक ही भाव में एक ही बात के लिए सहमत हो जाते तो फिर हम उनसे सहमति मान लेंगे। अब आगे 14 बता रहा है कि स्वतंत्र सहमति क्या होगी। अब ये स्वतंत्र सहमति के बारे में बता रहा है। 13 बता दिया सहमति के बारे में, अब 14 बता रहा है स्वतंत्र सहमति क्या होगी। तो कह रहा है स्वतंत्र सहमति तब मानेंगे जब धारा 15 में था परिभाषित प्रपीड़न द्वारा कारित हो, ना मतलब ना तो जो प्रपीड़न के द्वारा ली गई हो, जो 15 में दिया गया, जो 16 में दिया गया असमय कसर उसके द्वारा ना ली गई हो, 17 में दिया गया कपट के द्वारा ना ली गई हो, और जो 18 में दिया गया दुरुपयोग के द्वारा ना ली गई हो, ना भूल द्वारा कारित की गई हो। ये किंतु यह बात धारा 20, 21, 22 के प्रबंधों के अधीन है। सहमति ऐसे कार्य तब कही जाती जब वह ऐसे प्रपीड़न असमय कसर कपट दुर्व्यसन या भूल से ना होती हो, ना दी गई हो, तो फिर हम क्या मानेंगे स्वतंत्र सहमति है। तो इसमें ये सेक्शन दे रखे कि इनमें जो दे रखे हैं समय कसर प्रपीड़न कपट दुर्व्यसन इनके द्वारा ना ली गई हो तो फिर हम क्या मान लेंगे, स्वतंत्र सहमति मानेंगे। अब आ जाते हम सेक्शन 15। तो ये बताता कि प्रपीड़न क्या है। जो 14 में कह रहा था ना कि ऐसे प्रपीड़न द्वारा ना ली गई हो तो हम क्या मानेंगे, स्वतंत्र सहमति मानेंगे। पर अब प्रपीड़न क्या है वो 15 बताएगा। तो ये कहता है प्रपीड़न इस आशय से कि किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए, कोई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड संहिता 1860 द्वारा निषिद्ध है, अथवा किसी व्यक्ति पर चाहे वह कोई हो प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी संपत्ति का विधिपूर्वक निरोध करना या निरोध करने की धमकी देना, तो हम क्या मानेंगे कि उसने प्रपीड़न किया है। तो ये कह रहा है सेक्शन 15 यदि किसी व्यक्ति को धमकी देकर कोई करार कराया जाए जो आईपीसी के द्वारा क्या हो, दंडनीय हो आईपीसी में, या किसी व्यक्ति को धमकाने के आशय से उसकी संपत्ति या विधि विरुद्ध निरोध करना प्रपीड़न कहलाता है। तो क्या क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति को धमकी देकर कोई एग्रीमेंट कराता है या जो आईपीसी में क्या है, दंडनीय है, किसी व्यक्ति को धमकाने के आशय से उसकी संपत्ति का विरुद्ध निरोध करना, तो ये क्या कहलाएंगे, ये सारी चीज हम प्रपीड़न मानेंगे। अब आ जाते हम इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, नहीं होता है तो। एक इलस्ट्रेशन कह रहा है इसका, खुले समुद्र में एक अंग्रेजी पोत पर एक समुद्र है उसमें अंग्रेजी पोत पर ऐसे कार्य द्वारा जो भारतीय दंड संहिता के अधीन अपरिभाषित अवित्रास की कोर्ट में आता है ऐसे एक करार करता है, तो अवित्रास के प्रभाव में क्या कर देता है, करार कर लेता है। तत्पश्चात इस संविदा भंग के लिए कलकत्ते में बी पर वाद लाता है। ए ने प्रपीड़न का कार्य किया, मतलब उससे क्या है, प्रपीड़न अवित्रास की कोटि का अपराध करके उससे एग्रीमेंट कराया है, तो फिर क्या कर सकते हैं, वो क्या मानेंगे कि प्रपीड़न का प्रयोग किया है। यद्यपि उसका कार्य इंग्लैंड की विधि के अनुसार अपराध नहीं है, और यद्यपि उस समय जब और उस स्थान पर जहाँ वह कार्य किया गया था भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत क्या है, वो प्रवृत्त नहीं है, तो वो अपराध माना जाएगा, प्रपीड़न माना जाएगा। अब ये 16 बता रहा है असमय का असर क्या है। असमय का असर को देखते हैं। तो ये कह रहा है सेक्शन 16 पहला क्लॉज कहता है संविदा असमय के असर द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है जहाँ के पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध ऐसे हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और उस स्थिति का उपयोग उस दूसरे पक्षकार से जो फायदा प्राप्त करने के लिए करता है, फायदा प्राप्त करने के लिए करता है। दो कह रहा है विशिष्टता और पूर्ववर्ती सिद्धांतों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में समझा जाता है जब कब माना जाएगा असमय के असर में है, जब वह उस अन्य पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है या उस अन्य के साथ वैश्वासिक संबंध की स्थिति में है, अथवा ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करता है जिसकी मानसिक
सामर्थ्य पर आयुर्ता या मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण अस्थायी रूप से प्रभाव पड़ा है। थर्ड कह रहा है जहाँ के कोई व्यक्ति जो किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो उसके साथ संविदा करता है और वह संव्यवहार देखने से ही या दिए गए साक्ष्य के आधार पर लोकात्मबुद्धि प्रतीत होता है, वहाँ यह साबित करने का भार कि ऐसी संविदा समय के असर से उत्प्रेरित नहीं की गई थी उस व्यक्ति पर होता है जिस उस अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में था। तो अब हम इसे देखते हैं ये क्या कह रहा है असमय के असर को। तो ये कह रहा है यदि पक्षकार के बीच में कोई ऐसे संबंध है, कोई दो पक्षकार हैं उनके बीच में ऐसे कोई संबंध है, उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर अधिकार रखता हो तथा उसे अपनी इच्छा से अधिशासित कर सकता हो, दूसरे को क्या कर सकता है, अपनी इच्छा थोप सकता है, अधिकार कर सकता है, उस स्थिति में फायदा उठाना वह असमय का असर समझा जाएगा। तो ये सीधा सीधा ये कह रहा है कोई दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति के बीच ऐसा संबंध है जिससे दो पक्षकारों के बीच ऐसे संबंध हैं जो अपने उनमें से एक पक्षकार दूसरे पर अधिकार रखता है तथा उसे अपनी इच्छा से शासित कर सकता है। तो इसे हम क्या मानेंगे, उस स्थिति का फायदा उठा रहा है वो व्यक्ति, तो हम उसे मानेंगे कि वो असमयिक असर के अंतर्गत कहलाएगा। वो कि वो कार्य कर रहा है वो किसके अंतर्गत कर रहा है, असमयिक असर के अंतर्गत। अब देखते हैं हम कपट। इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं असमयिक असर वाले का। ए जिसने अपने पुत्र बी को उसकी अप्राप्तव्यता के दौरान में धन उधार दिया था ए जिसने अपने पुत्र बी को उसकी अप्राप्तता के दौरान धन उधार दिया था, मतलब जब वो छोटा था तब क्या किया था, उसने उसे धन उधार दिया था पिता ने पुत्र को। बी के प्राप्त होने पर अपने पैतृक असर के दुरुपयोग द्वारा उसने उस पर उधार धन की बाबत शुद्ध राशि से अधिक रकम के लिए एक बंधपत्र अधिप्राप्त कर दिया। अब क्या किया बेटे के पिता ने क्या किया, उसका क्या था, वो अपने पिता का पद रखता था तो वो क्या कर सकता था, उसे अधिशासित कर सकता था। तो उसने क्या किया, जो पैसे उसने दिए थे उससे ज़्यादा रकम उससे लेने के लिए, शुद्ध करने के लिए क्या करता है, बंधपत्र अभिभाव कर लेता है। ये असमय का असर का प्रयोग करता है। वो क्या कर रहा है, असमय का असर का प्रयोग कर रहा है क्योंकि उसका वो बेटा है तो उसे क्या कर रहा है, वो उसकी इच्छा को अधिशासित कर रहा है, तो इसे असमय का असर माना जाएगा। अब देख लेते हैं कपट। तो 17 में कह रहा है कपट से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है निम्नलिखित कार्यों में कोई भी ऐसा कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा या उसकी मौन अनुकूलता से या उसके अभिकर्ता द्वारा संविदा के किसी अन्य पक्षकार की या उसके अभिकर्ता की प्रवंचना करने के आशय से या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया हो, तो हम उसे क्या मानेंगे, कपट मानेंगे। अब आगे पॉइंट दे रखे हैं। जो बात सत्य नहीं है उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति को सुझाना जो यह विश्वास नहीं करता था कि वह सत्य है। दूसरा कह रहा है किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छिपाना। तीसरा कह रहा है कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना दिया गया है। प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य कार्य, कोई ऐसा कार्य या लोभ जिसका कपटपूर्ण होना विशेषता घोषित करे। तो ये 17 बता रहा है। 17 ये कह रहा है ऐसा कार्य जो संविदा के लिए एक पक्षकार द्वारा जानबूझकर दूसरे पक्षकार को उत्प्रेरित करने के लिए आशय से किया जाता है, उसे हम क्या मानेंगे, कपट मानेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक पक्षकार क्या करता है, दूसरे को झूठ बोलकर या जानबूझकर उसको उत्प्रेरित करने के लिए कोई उस आशय से कोई कार्य कराता, तो हम उसे क्या मानेंगे, कपट मानेंगे। जैसे ही आगे दे रखा है कोई ऐसी बात जो सत्य नहीं है उसको सत्य के रूप में विश्वास कराना, तो ये भी क्या है, कपट है। किसी तथ्य का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति द्वारा जानबूझकर उस तथ्य को छुपाना, ये क्या है, कपट है। फिर कह रहा कोई वचन जो पालन करने के आशय से जबरदस्ती बनाया गया हो, मतलब पालन करने का आशय नहीं है फिर भी उसको जबरदस्ती बनाया गया है कि हाँ पालन करें, तो ये क्या है, कपट है। फिर आगे कह रहा धोखा देने के आशय से किया गया कोई अन्य कार्य, तो ये भी क्या है, कपट है। कोई ऐसा कार्य या लोभ जिसे किसी विधि ने कपटपूर्ण घोषित किया हो, कपट कहलाएगा, तो इसे हम कपट मानेंगे। अब आ जाते हैं हम इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे ए नीलम
द्वारा बी को एक घोड़ा बेचता है। ए क्या कहता है, बी को एक घोड़ा बेच रहा है जिसके बारे में ए जानता है कि वह ऐबदार है, मतलब उसमें कोई कमी है। ए घोड़े के ऐब के बारे में बी को कुछ नहीं कहता, यह ए की ओर से कपट नहीं है। तो क्या करता है, वो चुप रहता है, वो कुछ नहीं कहता, तो क्या है, वो कपट नहीं माना जाएगा। अब आगे, ए की बी पुत्री है, ए की क्या है, बी पुत्री है और अभी वो अप्राप्त है, मतलब छोटी है, वयस्क नहीं है। यहाँ पक्षकार के बीच के संबंध के कारण ए का यह कर्तव्य हो जाता है कि यदि घोड़ा ऐबदार है तो बी को वो बता दे। तो यहाँ पे उसको बताने का कर्तव्य है, तो यही है कपट। अब 18 में देखते हैं दुरुपदेशन। तो ये कह रहा है दुरुपदेशन क्या है, मिथ्या विपदेशन या दुरुपदेशन। ये कह रहा है दुरुपदेशन से विपरीत और उसके अंतर्गत आते हैं। कह रहा है उस बात का जो सत्य नहीं है, ऐसे प्रकार से किया गया निश्चयात्मक प्रख्यान जो उस व्यक्ति को कि जो उसे करता है जानकारी से समर्थित ना हो, यद्यपि वह उस बात के सत्य होने का विश्वास करता हो, तो क्या है, ये दुरुपदेशन माना जाएगा। तो ये कह रहा है किसी असत्य बात का सत्य के रूप में विश्वास दिलाना, ये क्या है, दुरुपदेशन है। दूसरा कह रहा है कोई ऐसा कर्तव्य भंग जो प्रवंचना करने के आशय के बिना उस व्यक्ति को जो उसे करता है या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को कोई फायदा किसी अन्य को ऐसा बुलावा देकर पहुंचाता है जिससे उस अन्य पर या उसके व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो ये सेकंड कह रहा है किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के आशय से किया गया कर्तव्य भंग भी क्या माना जाएगा, वो भी दुरुपदेशन माना जाएगा। आगे कह रहा है चाहे कितने ही सरल भाव से क्यों न हो, करार के किसी पक्षकार से उस बात के पदार्थ के बारे में जो उसे करार का विषय है कोई भूल कराना, वो भी क्या माना जाएगा, दुरुपदेशन माना जाएगा। तो कह रहा है करार के पक्षकारों द्वारा करार के विषय में कोई भूल करना मिथ्या विपदेशन कहलाएगा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी असत्य बात का, पहला कह रहा है किसी असत्य बात का सत्य के रूप में विश्वास दिलाना दुरुपदेशन है। सेकंड कह रहा है किसी व्यक्ति के नुकसान पहुंचाने के आशय से कोई किया गया कर्तव्य भंग भी क्या है, दुरुपदेशन है। फिर आगे कह रहा है थर्ड, करार कोई एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के पक्षकार द्वारा एग्रीमेंट के विषय में कोई भूल कराना, तो ये क्या माना जाएगा, मिथ्या विपदेशन माना जाएगा। अब आगे है दुरुपदेशन से कार्य संविदा को केवल भंग किया जा सकता है, क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 19 पर। सेक्शन 19 कह रहा है स्वतंत्र सहमति के बिना किए गए करारों की शून्यकारिता। तो ये कह रहा है अगर कोई स्वतंत्र सहमति नहीं है, बिना स्वतंत्र सहमति के कोई एग्रीमेंट करता है तो करार की शून्यकारिता। तो कह रहा है जबकि किसी करार के लिए सहमति प्रपीड़न अपर दुर्व्यसन के कार्य हो तब वह करार ऐसी संविदा जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है जिसकी सहमति ऐसी कारित थी। संविदा का वह पक्षकार जिसकी सहमति कपट दुरुपदेशन से कारित हुई थी, यदि वह ठीक समझे तो आग्रह कर सकेगा कि संविदा का पालन किया जाए और वह इस स्थिति में रखा जाए जिससे वह यदि वह दुरुपदेशन सत्य होते। तो ये कह रहा है सेक्शन 19 कि क्या किया, स्वतंत्र सहमति के बिना किए गए करारों की शून्यकारिता। मतलब कोई दो पक्षकार थे, उसमें एक पक्षकार ने क्या किया, उसे प्रपीड़न कपट या असमय के असर द्वारा क्या किया, एक एग्रीमेंट करा लिया, ठीक है, उसकी स्वतंत्र सहमति नहीं थी। अब क्या किया, वो दूसरा ए व्यक्ति है, उसने क्या किया, उसकी प्रपीड़न द्वारा या समय के असर द्वारा, मतलब उसे स्वतंत्र सहमति के बिना उससे एग्रीमेंट कराया गया था, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास विकल्प है कि उसे शून्यकरण कर सकता है, ठीक है, शून्यकरण भी कर सकता है। और उसे लगता है कि नहीं नहीं एग्रीमेंट ठीक है और कोई बात नहीं, अब इसे ऐसा ही रखना चाहिए, तो वो ऐसा भी रख सकता है। तो ये आगे ये कहा गया है। अगर दूसरा पक्षकार उससे बात कर लेता है, आग्रह कर लेता है, तो उसे बना कर भी रख सकता है उस एग्रीमेंट को। ऊपर बता रहा है कि उसे क्या कर सकता है, शून्यकरण हो सकता है, मतलब वो चाहे तो उसे खत्म कर सकता है और चाहे तो उसे रख सकता है। अब 19A कहता है असमय कसर से उत्पीड़ित संविदाओं को अपरास्त करने की शक्ति। अब ये कह रहा है कोई असमय कसर है, जो 15 में बताया था असमय कसर, उसके द्वारा कोई संविदा कर ली गई है असमय कसर के
प्रभाव में आकर कोई एग्रीमेंट करा लिया गया है तो उसे क्या किया जा सकता है, अपास्त किया जा सकता है। तो ये कह रहा है जबकि किसी करार के लिए सहमति असमय के असर से कारित हो तो वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्य कर दिया जिसकी सहमति से इस प्रकार कारित की गई है। तो क्या कर सकता है, जिसे असमय के असर से जिसको असमय का असर देकर उससे संविदा कराई थी तो उससे क्या कर सकता है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, बता सकता है कि मुझे असमय के असर के द्वारा इन्होंने एग्रीमेंट कराया था, उसे क्या कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, शून्यकरण ही कर सकता है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 20। ये काफ़ी इंपोर्टेंट सेक्शन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो ये कह रहा है जबकि दोनों पक्षकार तथ्य की बात संबंधी भूल में हो तब करार शून्य। तो ये कह रहा है दोनों पक्षकार क्या है, कोई तथ्य की बात है उसको ही भूल में है तब क्या होगा, कह रहा है जहाँ की किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसी तथ्य की बात के बारे में जो करार के लिए मरमभूत है भूल में हो, वहाँ करार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब दोनों ही पार्टी क्या है, भूल में है, तथ्य ही नहीं पता, तथ्य की भूल में है, तो फिर क्या हो जाएगा उनका, वो शून्य मान लिया जाएगा वो एग्रीमेंट। तो ये कह रहा है यदि किसी करार के दोनों पक्षकार किसी आवश्यक तथ्य के बारे में भूल में हो, वहाँ करार क्या होगा, शून्य माना जाएगा। अब इसका हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे ये कह रहा है माल की एक विनिष्ठ थ्योर को जिसके बारे में यह अनुमान है कि वह इंग्लैंड से मुंबई को चल चुका है, बी को भेजने का करार करता है, करार करता है ए, मतलब जो एक कोई इंग्लैंड से कोई शिप है उसमें कोई माल आ रहा है, उसके उसे पता चल गया कि वो माल चल चुका है, ए को भेजने का करार ए करता है, तो उसे भेजने का उसे कह देता है, बी को भेजने का ए करता है, एग्रीमेंट कर लेता है। पता चलता है कि सौदे के दिन से पूर्व उस थ्योर का, मतलब जो जहाज आ रहा था उसका प्रवण पोत संयुक्त कर दिया गया था और माल नष्ट हो गया। तो क्या हुआ, मतलब शिप से आ रहा था समुद्र से, तो क्या हुआ, वो नष्ट हो गया। तो क्या कह रहा है, दोनों में से किसी भी पक्षकार को इन बात की जानकारी नहीं थी, तो फिर क्या माना जाएगा, एग्रीमेंट शून्य माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही पक्षकारों को पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, तो अब क्या माना जाएगा, इसे शून्य मान लिया जाएगा। अब 21 देखते हैं हम। 21 कह रहा है विधि के बारे में भूलों का प्रभाव। अब ये कह रहा है विधि की भूलें हैं तब क्या हो जाएगा, लॉ संबंधी भूल हो जाती है तब क्या करेंगे, कह रहा कोई समुदाय इस कारण से शून्यकरण नहीं है, तो कह रहा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है इस कारण से शून्यकरण नहीं माना जाए कि वह भारत में प्रबद्ध विधि के बारे की किसी भूल के कारण की गई थी, किंतु किसी ऐसी विधि के बारे की जो भारत में प्रबद्ध नहीं, किसी भूल का वही प्रभाव है जो तथ्य की भूल का है। तो ये कह रहा है 21 कि भारत में प्रबद्ध किसी विधि की भूल के कारण संविदा शून्यकरण ही नहीं होगी, कि भारत में ये विधि प्रबद्ध है या इसके कारण कोई अगर इस तथ्य की भूल के कारण कोई एग्रीमेंट किया गया है तो फिर हम उसे क्या करेंगे, उसे शून्यकरण ही नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे भारत की क्या लॉ है इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ये माना जाता है। तो ये कह रहा है भारत में प्रबद्ध किसी विधि की भूल के कारण संविदा शून्यकरण ही नहीं होगी, किंतु यदि विदेशी विधि को भूल को ऐसे माना जाएगा कि जैसे वो तथ्य की भूल है, विदेशी विधि को मान लिया जाएगा भूल है, पर जो अंग्रेजी जो हमारे इंडियन लॉ है उसकी भूल को शून्यकरण ही नहीं किया जाए, शून्यकरण ही नहीं किया जाएगी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो, क्योंकि ये माना जाता है कि हमारे देश का लॉ है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, और जो विदेशी विधि के लॉ है उन्हें हम क्या मान लेंगे, उन्हें तथ्य की भूल मान लेंगे। अब आगे देखते हैं सेक्शन 22। सेक्शन 22 कह रहा है एक पक्षकार की तथ्य की बात के बारे की भूल की कार्य संविदा। तो ये कह रहा है कोई एक पक्ष है वो क्या है, तथ्य की भूल में है, तब क्या होगा, तो कह रहा कोई संविदा इस कार्य से शून्यकरण नहीं है कि उसके पक्षकार में से एक की किसी तथ्य की बात के बारे में भूल में होने से वह कारित हुई है। तो ये कह रहा है 22 कि एक पक्षकार की तथ्य की भूल, तो कह रहा है यदि संविदा का कोई एक पक्ष का तथ्य की भूल में है तो संविदा शून्यकरण ही नहीं होगी, क्योंकि भैया वो एक को तो ये लग रहा है कि हाँ सही है, सही है, उसे तो तथ्य की भूल नहीं है, उसे क्लियर है चीजें, पर दूसरे को क्या है, कोई तथ्य की भूल हो गई है दूसरी पार्टी को। तो ये कह रहा है जिसे तथ्य की भूल हो गई है समझने में वो, तो उसके व्याप पर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो शून्यकरण ही नहीं किया जाएगा। अब 23 कह रहा है कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं। तो ये कह रहा है कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट हैं और जो प्रतिफल हैं वो विधिपूर्ण हैं और कौन से नहीं है।
तो कह रहा है करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण है सिवाय जबकि वह विधि द्वारा निषिद्ध हो अथवा वह ऐसी प्रकृति का हो कि यदि वह अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा अथवा वह कपटपूर्ण हो अथवा उसमें किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को क्षत अंतर्वृत या विविक्षित हो अथवा न्यायालय उसे अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध माने। इन दशाओं में से हर एक के करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण कहलाता है, विधि विरुद्ध कहलाता है। हर एक करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध हो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो 23 ये कह रहा है कि कौन से प्रतिफल और उद्देश्य हैं जो विधिपूर्ण है और कौन से नहीं है, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो 23 कह रहा है ऐसे प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं होंगे जो विधि द्वारा निषिद्ध हैं, उन्हें क्या माना जाएगा, विधि के विरुद्ध है। विधि के उपबंधों का विफल करने वाले हों तो उन्हें क्या माना जाएगा, ये भी विधि के विरुद्ध है। आगे कह रहा है विधि के उपबंधों के विफल करने वाले हों उन्हें भी क्या माना जाएगा कि ये विधिपूर्ण नहीं है। कपटपूर्वक हों, किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षत करने वाले हों, अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध हों तो इन्हें क्या माना जाएगा, इन्हें माना जाए कि ये कैसी है, ये विधिपूर्ण नहीं है इनका उद्देश्य। और ऐसे प्रतिफल या उद्देश्य को क्या माना जाएगा कि ये एक एग्रीमेंट अगर इन ऐसे तथ्यों पर अगर हो गया है तो हम क्या मानेंगे, वो शून्य है। वो एग्रीमेंट क्या है, शून्य है, जो कि विधिपूर्ण नहीं है, जिनके उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं है, प्रतिफल विधिपूर्ण नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इन एग्रीमेंट को शून्य घोषित कर देंगे। आगे कह रहा है, इसमें एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम। ए अपना ग्रह 10,000 रुपये में बी को बेचने का करार करता है। ए ने क्या किया, करार किया। ए अपना ग्रह बेचने के लिए बी से क्या कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है। यहाँ 10,000 रुपये देने का बी का वचन ग्रह बेचने के ए के वचन के प्रतिफल का है। और ए कहता है कि मैं अपना 10,000 में घर बेचना चाहता हूँ, बी कहता है ठीक है मैं 10,000 रुपये दे दूंगा, आप मुझे घर बेच दीजिए। वचन के लिए प्रतिफल है। और गृह बेचने का ए का वचन 10,000 रुपये देने के बी के वचन के प्रतिफल है, ये विधिपूर्ण प्रतिफल है। तो ये कैसा है, ये विधिपूर्ण है, क्योंकि वो क्या करना चाहता है, वो इसमें विधिपूर्ण ना तो उद्देश्य ना ही प्रतिफल है, तो हम इसे क्या मानेंगे, विधि के अनुसार मानेंगे। अब हम एक और देख लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन। तो जैसे ए बी को लोक सेवा में नियोजित करने के लिए क्या करता है, 1,000 रुपये मांगता है। ए बी को 1,000 रुपये देने का वचन देता है। ये क्या है, ये एग्रीमेंट क्या है, शून्य है, क्योंकि ये लोक सेवा में नियोजित करने के लिए ले रहा है। तो इसका क्या है, ये इसका उद्देश्य और उद्देश्य क्या है, विधि विरुद्ध है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम शून्य मानेंगे। ये इलस्ट्रेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब सेक्शन हम देखते हैं 24। तो 24 कह रहा है, यदि प्रतिफल और भागतः विधि विरुद्ध हो तो करार शून्य होंगे। अगर कोई प्रतिफल है वो भागतः विधि विरुद्ध है और भागतः विधि के अनुसार है, मतलब आधा सही है आधा गलत है, तो फिर हम करार कैसे होंगे, करार शून्य होंगे। तो ये कह रहा है, यदि एक या अधिक उद्देश्यों के लिए किसी एकल प्रतिफल का कोई भाग या किसी एक उद्देश्य के लिए कई प्रतिफलों में से कोई एक या किसी एक का कोई भाग विधि विरुद्ध हो तो करार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये 24 कहता है, यदि प्रतिफल तथा उद्देश्य भागतः विधि विरुद्ध हो तो क्या होगा, तो कह रहा है यदि प्रतिफल का या उद्देश्य का कुछ भाग विधि विरुद्ध हो तो करार शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्या माना जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। जैसे आगे इलस्ट्रेशन दे रखा है, ए बी से नील के वैध निर्माण तथा वस्तुओं के अवैध दुर्व्यवहार का करार करता है। करार कैसा है, शून्य है, क्योंकि उद्देश्य भागता है अवैध है। अब आ जाते हम 25 पर। 25 काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है और ये काफ़ी पूछा जाता है। 25 कहता है, प्रतिफल के बिना करार शून्य है। प्रतिफल के बिना करार कैसा है, एग्रीमेंट कोई प्रतिफल के बिना किया जाएगा तो हम उसे वॉइड मानेंगे, सिवाय जबकि वह लिखित हो या रजिस्ट्रीकृत हो या की गई किसी बात के लिए प्रतिकर देने के वचन हो, या तो लिखित हो या रजिस्ट्रीकृत हो या प्रतिकर के रूप में हो, परिसीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण के संदाय का वचन हो, उसे छोड़कर
इन बताई हैं इन चीज़ों को छोड़कर अगर कोई प्रतिफल के बिना कोई एग्रीमेंट करता है तो फिर क्या माना जाएगा, वो वॉइड माना जाएगा। तो ये कह रहा है प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है सिवाय, तो कौन कौन सी हैं जो बिना प्रतिफल के शून्य नहीं है, तो ये आगे बताया गया। लिखित रूप में अव्यक्त और रजिस्ट्रीकृत के लिए तत्सम प्रबद्ध विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और एक दूसरे के साथ निकट संबंध वाले पक्षकारों के बीच नैतिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो तो फिर हम उसे क्या नहीं मानेंगे, तो फिर हम वॉइड नहीं मानेंगे। तो ये पहला कह रहा है यदि कोई करार जो किसी विधिक कार्रवाई को नहीं, हाँ यदि तो ये कह रहा है बिना प्रतिफल के बिना करार शून्य, हाँ सॉरी, प्रतिफल के बिना करार शून्य। तो ये कह रहा है प्रतिफल के बिना करार शून्य है हेडिंग में ही। और आगे बता रहा है सिवाय अगर कोई लिखित रूप में है या कोई रजिस्ट्रीकृत है कोई रजिस्ट्री रहता है या कोई प्रतिकर के रूप में कोई वचन है या कोई परिसीमा विधि द्वारा पारित कोई ऋण के संदाय के लिए कोई वचन है तो उसे हम उसे विरुद्ध विरुद्ध नहीं मानेंगे, उसे विधि के अनुसार मानेंगे। और बिना प्रतिफल के भी होगा तो भी हम कहेंगे ठीक है। पर अगर कोई वैसे इन चीज़ों को छोड़कर अगर कोई प्रतिफल के बिना कोई एग्रीमेंट करेगा तो हम इसे क्या करेंगे, वॉइड मान लेंगे। अब आगे पॉइंट दे रखे हैं कि कौन कौन से हैं जो बिना प्रतिफल के भी शून्य नहीं है। तो ये कह रहा है बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य होगा तथा प्रतिफल वर्तमान हो, भूतकालीन हो या भविष्यकालीन हो सकता है। ठीक है, पहला कह दिया। फिर कह रहा है पहला इसका इलस्ट्रेशन, पहला पैराग्राफ कह रहा है, पहला कहता है प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह के निकट संबंध से कोई अगर किया गया है, कोई ऐसा मतलब कोई कार्य किया गया है जो कि प्रेम नैसिंग प्रेम स्नेह के कारण किया गया है तो फिर हम उसे उसे बिना प्रतिफल के भी कर सकता है वो व्यक्ति, क्योंकि वो प्रेम में कर रहा है, स्नेह में कर रहा है, निकट संबंध है ऐसे तब इस वजह से कर रहा है तो वो बिना प्रतिफल के भी शून्य नहीं है। आगे कह रहा है स्वेच्छा से किए गए कार्यों को क्षतिपूर्ति करने की प्रतिज्ञा। तो ये कह रहा है किसी ऐसे व्यक्ति को पूर्णतः या भागतः प्रतिफल देने के लिए वचन हो जिसमें वचनदाता ने क्या किया, उस स्वेच्छा स्वेच्छा पहले ही कोई बात कर दी हो, मतलब कोई कार्य उसने कर दिया, उसने खुश होकर क्या किया कि मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, तो बिना प्रतिफल के अब वो कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसे क्या माना जाएगा, उसे शून्य नहीं माना जाएगा। तो इसका सेकंड क्लॉज कहता है स्वेच्छा से किए गए कार्यों को क्षतिपूर्ति देने करने की प्रतिज्ञा अगर पहले है और वो दे रहा है उसकी क्षतिपूर्ति के ब्याह पे वो कार्य कर रहा है तो फिर वो शून्य नहीं माना जाएगा। आगे इसका तीसरा इलस्ट्रेशन कहता है जिस ऋण को संदाय वादों की परिसीमा विषयक विधि द्वारा वारित न होने की दशा में लेनदार करार लेता है उससे पूर्णतः या भागतः है संदाय के लिए उस व्यक्ति द्वारा जिससे उस व्यक्ति के भारित किया जाता है या तन्निमित्त साधारण या विशेष रूप से प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया लिखित और हस्ताक्षरित वचन हो, इसमें से किसी भी दशा में ऐसा करार संविदा है। तो ये कह रहा है थर्ड अवधि बाधित है, कोई पैसे दिए थे उसके 3 साल में उसने लौटाने थे पर 3 साल में उसने लौटाए नहीं, पर क्या किया उसने 3 साल के लास्ट में कह दिया कि मैं क्या करूँगा तुम्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है, उसने कुछ पैसे का संदाय भी कर दिया तो फिर हम उसको उसने अब वो उन पैसों को देने के लिए कोई कार्य कर रहा है, पैसे चुकाने के लिए कर रहा है या पैसे देने के लिए कोई कार्य कर रहा है तो फिर उसे हम शून्य नहीं मानेंगे, बिना प्रतिफल के भी क्या है वो ठीक है। तो ये कह रहा है तो हम ये देखते हैं 25 बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है तो एक बार और देख लेते हैं इसे। 25 कह रहा है बिना प्रतिफल के क्या है करार शून्य है पर सिवाय पर इन्हें छोड़कर जो कि रजिस्ट्रीकृत हों लिखित हों तो वो ठीक है, बिना प्रतिफल के भी हैं फिर भी वो क्या है, फिर वो बॉयड नहीं है। फिर आगे कह रहा है कोई प्रतिक्रिया देने का वचन हो तो वो उस पर भी कर सकते हैं। परिसीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण के संदाय का वचन हो तो उसके लिए अगर इन चीज़ों के लिए अगर कोई अपने बिना प्रतिफल के कोई करार करता है तो फिर हम उसे क्या मानेंगे, सही मानेंगे। अब ये कह रहा है कौन से कार्य ऐसे हैं कब हम मानेंगे बिना प्रतिफल के ये करार किए जा रहे हैं वो शून्य नहीं है। तो अगर कोई पहला कह रहा है 25 का कि प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के निकट संबंध के अनुसार अगर कोई कार्य किया जा रहा है बिना प्रतिफल के तो वो ठीक है, फिर वो उसे गलत नहीं मानेंगे। सेकंड में कह रहा है और कोई व्यक्ति है जो स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति करने की प्रतिज्ञा करा है, कोई व्यक्ति ने किसी की हेल्प कर दी स्वेच्छा से, अब उसने स्वेच्छा से उसकी हेल्प की थी इस वजह से उसके लिए वो क्षतिपूर्ति के रूप में अगर कोई कार्य कर रहा है, कोई एग्रीमेंट कर रहा है तो फिर वो बिना प्रतिफल के भी है तब भी वो ठीक है। अब थर्ड कह रहा है
अगर कोई ऐसा ऋण है जिसके मतलब जैसे 3 साल में कोई लोन पैसे देने थे, अब उसने क्या किया 3 साल में नहीं दिए, पर लास्ट में तीसरे साल के लास्ट में उसने क्या किया, वो उसने कुछ पैसों का संदाय कर दिया, या उसने फिर से अब स्वीकृति कर ली कि मैं क्या करूँगा, आपके पैसे लौटा दूंगा। अगर उसके लिए अगर वो कोई कार्य करता है तो फिर वो बिना प्रतिफल के अगर कोई कार्य कर रहा है तो फिर वो शून्य नहीं माना जाएगा, फिर वो क्या है, वो फिर ठीक है। तो कह रहा है अवधि बांधते ऋण का संदाय करने की प्रतिज्ञा, तो ये भी क्या है, बिना प्रतिफल के करार ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और है जो 25 में, कि जो भी बिना प्रतिफल के किया गया कोई करार शून्य होगा, ये ठीक है। तथा प्रतिफल कैसे हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है प्रतिफल, भूतकालीन हो सकता है और भविष्य का भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम सेक्शन 26। सेक्शन 26 कह रहा है विवाह का अवरोध करार शून्य है। और कोई जो नाबालिग का विवाह नहीं है उसके, तो कह रहा है ऐसा हर करार जो अप्राप्त से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोध हो। तो ये कह रहा है कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कोई विवाह के रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट किया गया है, तो फिर उसे क्या माना जाएगा, उस एग्रीमेंट को शून्य मान लिया जाएगा। पर कोई नाबालिग के विवाह के लिए किया जा रहा है तो फिर वो ठीक माना जाएगा। तो कह रहा है किसी नाबालिग व्यक्ति की सिवाय किसी व्यक्ति के विवाह में अवरोध के लिए कोई एग्रीमेंट करना शून्य माना जाएगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 27। व्यापार का अवरोधक करार शून्य है। तो ये कह रहा है ऐसा प्रत्येक करार जो किसी व्यक्ति को वैध व्यापार या कारोबार करने से रोके तो वह क्या है, शून्य है। तो कह रहा है व्यापार का अवरोध करार करने के, अगर कोई व्यापार करने के लिए कोई एग्रीमेंट, अवरोध करने के लिए, व्यापार को रोकने के लिए, अवरोध करने के लिए कोई एग्रीमेंट करता है तो उसे क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। अब इसमें एक अपवाद रेखा दे रखा है। तो कह रहा है जिस कारोबार की गुडविल बेच दी गई हो उस करार को न चलाने के लिए करार की व्यावर्तियाँ, तो यहाँ सेविंग दे रखी है। तो ये कह रहा है यदि किसी कारोबार की गुडविल बेच दी गई है तो उसका अवरोध करार शून्य नहीं होगा, तो फिर क्या है, वो ठीक है। अब तुमने गुडविल ही बेच दी, अब तुम कह रहे हो कि नहीं मैं इस वही व्यापार करना चाहता हूँ जिसकी गुडविल बेचती है, तो नहीं कर सकते आप। तो फिर क्या है, तो फिर ये जो एग्रीमेंट कराया जा रहा है फिर वो ठीक है। तो ये कह रहा है व्यापार अवरोधक करार क्या है, नहीं किया जा सकते, कि व्यापार में अवरोध करने के लिए कोई एग्रीमेंट है उन्हें नहीं किया जा सकता। पर अगर किसी ने एग्रीमेंट कर दिया है, वो सॉरी किसी ने गुडविल बेच दी है, तो फिर उसको गुडविल बेच दी है वो वाला कार्य वो नहीं करेगा क्योंकि उसने उसे बेच दिया है, अब दूसरे का अधिकार हो गया, अब उस पर कैसे आप कर सकते हो। तो ये कह रहा है। अब देखते हैं 28। 28 कह रहा है विधिक कार्रवाई के अवरोधक करार शून्य है। अब कोई विधिक जो लॉ है, लॉ से संबंधित कोई कार्रवाई करनी है उसको ही अवरोध दे रहा है कि नहीं नहीं, आप अपन क्या नहीं कर नहीं सकते, आप अपने लिए विधिक कार्रवाई नहीं कर सकते। तो अगर उसे रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट किया गया है तो वो क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। तो कह रहा है जिसमें उसका, ये कह रहा है जिससे उसका कोई पक्षकार किसी संविदा के अधीन या उसके बारे में अपने अधिकारों की मामूली अधिकरणों में प्रायिक विधिक कार्रवाई द्वारा प्रवृत्त करने से अत्यंतिक अवरुद्ध किया जाता है, या जो उस समय को जिसके भीतर वह अपने अधिकारों को इस प्रवृत्त करा सकता था पर सीमित कर देता है, या जो किसी विशिष्ट अवधि को समाप्ति पर किसी समुदाय के अधीन या उसके बारे में उसके किसी पक्षकार के अधिकार को निर्वापित कर देता है, या अपने किसी पक्षकार के किसी दायित्व से अनुमोचित कर देता है जिससे कि कोई पक्षकार अपने अधिकारों को प्रवृत्त करने से अवरुद्ध हो जाए, इस विस्तार तक वह शून्य होगा। तो ये 28 ये कह रहा है कि यदि कोई कह रहा है जो किसी विधिक कार्रवाई की प्रवर्तित होने से रोकता है, कोई विधिक कार्रवाई है उसे करने से रोकता है या उसमें बाधा डालता है, या किसी समुदाय के पक्षकार के दायित्व या अधिकारों की समाप्त या न्यून करता है, वह उस विस्तार तक शून्य माना जाएगा। जहाँ तक वह ऐसा कार्य करता है वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। और इसमें भी एक अपराध दे रखा है, अपवाद दे रखा है। अब ये कह रहा है जो विवाद पैदा हो उसके माध्यम के लिए निर्देशित करने की कोई संविदा की सेविंग, तो ये इसमें सेविंग्स दे रखी है। तो ये कह रहा है किसी विवाद को मध्यस्थ के लिए निर्देशित किया जाना करार शून्य नहीं होगा। तो ये नहीं माना जाए कि एग्रीमेंट क्या है, और किसी ने एग्रीमेंट कोई काम किया था उसमें एक एग्रीमेंट कर लिया था कि आप क्या करेंगे, विधिक कार्रवाई नहीं करेंगे आप, पर आप क्या कर सकते हैं, मीडिएशन में जा सकते हैं, मध्यस्थम में जा सकते हैं। तो अगर उसने ऐसा कोई एग्रीमेंट करके कर लिया है तो फिर वो सही माना जाएगा। तो ये नहीं माना जाए कि विधिक कार्रवाई को अवरुद्ध करने वाला करार है ये।
तो फिर उसे सही माना जाएगा। कह रहा है संविदा से पहले उठे प्रश्नों को मध्यस्थ के लिए निर्देश करने वाला करार शून्य नहीं होगा, उसे सही माना जाएगा, ये कह रहा है। अब आगे देखते हैं। अब 29 है। 29 कह रहा है करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। अब जिसमें कोई निश्चित ही बात नहीं है तो फिर अगर कोई एग्रीमेंट किया गया आएगा, किस बात पे किया जाएगा? अगर कुछ निश्चित नहीं है तो फिर क्या है, वो शून्य माना जाएगा। तो कह रहा है वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना शक्य नहीं है तो वो क्या है, शून्य है। 29 कह रहा है ऐसे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है वे क्या है, शून्य है। जैसे बी को 100 टन तेल बेचने का करार करता है, उसने क्या किया, तेल बेचने का करार करता है, किंतु करार में यही बताया गया कि किस तरह का तेल है। तो अब उसमें यही नहीं बताया गया कि कौन से तेल का वो एग्रीमेंट कर रहा है, कि किस तरह का तेल चाहिए, सरसों का चाहिए, मिट्टी का चाहिए, या फिर बादाम का चाहिए, यही निश्चित नहीं है। तो ऐसे करार क्या है, फिर शून्य हो जाए, क्योंकि अनिश्चितता है इसमें। अब आगे देखते हैं हम सेक्शन 30। सेक्शन 30 कह रहा है पद्धम के तौर के करार शून्य है। जो पद्धम मतलब बाजी करार, तो ये क्या है, शून्य है। तो ये कह रहा है पद्धम के तौर के करार शून्य और किसी ऐसी चीज की वसूली के लिए कोई बात ना लाया जाएगा जो उद्यम में जीती गई, अवगतित हो, या जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे खेल या अन्य अनिश्चित घटना के जिसके बारे में कोई पद्धम किया गया हो, परिणाम के अनुसार वर्णित की जाने को न्यस्त की गई हो। तो ये कह रहा है कि जो बाजी करार हैं क्या है, शून्य होंगे, तथा बाजी में जीती हुई कोई रकम है, कोई बाद नहीं लाया जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो ये